हेलो टू ऑल। हम पीसी 12 कर रहे हैं, परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑडिट। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना, हम परफॉर्मेंस ऑडिट देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि हमें बस दिमाग में अपने आप एक चीज़ रखिए, हज़ार आपको डेफिनेशन मिलेंगी, बस आपको अपने दिमाग में एक चीज़ को रख के चलना है कि हमने ये देखना कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोनॉमिकली एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रन कर रही है या नहीं कर रही है। बस इतना हमने देखना है। बाकी आपको कितनी भी डेफिनेशन मिलेंगी, डेफिनेशन बदल के रख दें। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ये इकोनॉमी की किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम वो समझेंगे। इकोनॉमी का मतलब है कि जो आपके रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकें, मिनिमम यूज़ करें उसको। अब ये क्या रिसोर्स में आएगा, रिसोर्स क्या इंक्लूड करेंगे, ह्यूमन, फाइनेंशियल और मटेरियल। जो भी ये वाले रिसोर्स हैं इन पे हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं उसे हमें कम से कम करना है। ठीक है, इकोनॉमी का मतलब यही है जो ये बात कर रहे हैं। मतलब जो हमारा परफॉर्मेंस ऑडिटर है उसने देखना है कि पब्लिक फंड जो भी यूज़ हो रहा है वो कम से कम यूज़ हो, बस ये देखना है इकोनॉमी में। और जाहिर सी बात है ये नॉर्मल टर्म है जो हम लेमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, है ना, सबको ही पता है। एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब ये है जो भी आपने इनपुट डाला था और जो आउटपुट आपका डिलीवर हो रहा है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, टाइमिंग हो सकता है। और एक और परफॉर्मेंस ऑडिट में डेफिनेशन दी है, गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्स। जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उनसे अधिकतम प्राप्त करना। अब ये क्या कह रहे हैं, एफिशिएंसी एग्जिस्ट वेयर द यूज ऑफ फाइनेंशियल, ह्यूमन और फिजिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्स इन सच दैट आउटपुट इज मैक्सिमाइज। आउटपुट को हमें मैक्सिमाइज करना है और इनपुट जो है हमें वो मतलब मिनिमम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं। मतलब देखो, जैसे अपने ऑफिस में देखिए, अब मान लीजिए एमटीएस की स्ट्रेंथ जो है वो पाँच स्ट्रेंथ है, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है ना। आपने लगा रखे हैं, आउटसोर्स वाले भी लगा रखे हैं आपने, और क्या आपका आउटपुट उतना आ रहा है जितना आपने सोचा है? अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, इसका यही मतलब है। अब इफेक्टिवनेस को देखो। इफेक्टिवनेस का सीधा सा सिंपल सा मतलब ये है, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जो आपके इंटेंडेड रिजल्ट थे, क्या वो अचीव हो रहे हैं? मतलब सिंपल है, ये गोल अटेनमेंट कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन आ चुका है पीसी 23 में। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी मिलेंगे उनके आप जो की नोट्स बनाइए, एक जो भी आप छोटे से नोट्स करके बना लीजिए, उनमें ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है जो वो पूछ सकते हैं और जो पूछी गई हैं। ठीक है, ये वाली लाइन जो थी ना, ये आउटपुट के बाद थी। पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। आउटकम आर इंपॉर्टेंट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटी बट बट मे बी मोर डिफिकल्ट टू मेजर एंड असेस देन द इनपुट एंड आउटपुट। देखो, आउटकम ना सिंपल सा इसमें यह है कि आउटकम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आउटकम के बेस पे, अब इस वाली लाइन पाइए, आउटकम के बेस पे ही हम जो डिसाइड कर पाएंगे कि जो प्रोग्राम है, एक्टिविटी है, वो हमारे जो हैं इफेक्टिवली रन हो रहे हैं। आउटकम के बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि आउटकम कैसा आ रहा है। जाहिर सी बात है, आप कुछ भी कर लीजिए, जब आपने कोई गोल डिसाइड किया था तो गोल डिसाइड का मतलब ये है कि आपको आउटपुट कैसा मिला, वैसा आउटपुट मिला जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने रिजल्ट सोचा था, क्या वैसा रिजल्ट मिल गया है? जैसे आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, क्या वैसे मिल गए? तो जाहिर सी बात है आउटकम इसमें इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें बोली है, इस पर भी आपको ध्यान देना है कि ये इन्फ्लुएंस होते हैं जो हमारी इफेक्टिवनेस है, एक्सटर्नल फैक्टर से। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर किस सेंस में बात कर रहे हैं ये ना हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब इसमें रिसोर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब इंटरनल वाली चीज़ों पर हम ज़्यादा रिलाई नहीं करते, हम एक्सटर्नल रिसोर्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारा जो आउटकम होता है। और ये लॉन्ग टर्म फैक्टर को हम इसे एसेस करते हुए ना, आउटकम को हम लॉन्ग टर्म फैक्टर को ध्यान में रखते हैं रेदर देन शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब जो हमारा कंप्लायंस ऑडिट है उसकी बात करते हैं। कंप्लायंस ऑडिट की ना डेफिनेशन अलग अलग दी गई हैं। पहले ये देखते हैं लीमा डिक्लेरेशन में क्या क्या बोला गया है कंप्लायंस ऑडिट को। ये बोला गया है, ऑडिट इज़ नॉट एन एंड इटसेल्फ। ऑडिट अपने आप में अंत नहीं है, बट एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम। मैंने बताया था ना, परफॉर्मेंस ऑडिट में रेगुलेटरी भी बोला गया है, रेगुलेटरी ऑडिट भी बोला गया है इसको। हुज एम इज़ टू रिवील डेविएशन फ्रॉम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड एंड वायलेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लीगलिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अर्ली enough to make it possible to take corrective action in individual cases, to make those accountable, accept responsibility to obtain compensation, or to take step to prevent or at least render more difficult such breaches। ठीक है, मतलब यही कह रहे हैं कि ऑडिट अपने आप में अंत नहीं है, उसमें हम ये सब देखते हैं जो भी हमारे एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड हैं, या जो भी हमने प्रिंसिपल्स में या वायलेशंस की है लीगलिटी में, एफिशिएंसी में, इफेक्टिवनेस में, इकोनॉमी में, वो सब हमें अर्ली इनफ हमें उनका मतलब देखना चाहिए। करेक्टिव एक्शंस हमें पहले ही देख लेने चाहिए उसके लिए। मतलब मैं ये कह रही हूँ, अगर मैंने कोई लाइन छोड़ी भी है ना, अगर कहीं भी एक एक लाइन पढ़नी है आपको, इस मैनुअल को पढ़ने का तरीका यही है
क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है नहीं PC12 में, तो अगर मैं कोई लाइन छोड़ भी रही हूँ ना, आपने वो सारा कवर करना है PC12 में, एक लाइन भी आपने नहीं छोड़नी है। और ये हमारे इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है 4100 में, उसमें ये डेफिनेशन बताई है, और ये वाली डेफिनेशन जो है हमारे CAG के रेगुलेशन है ऑन ऑडिट एंड अकाउंट, उनमें बताई गई है। पहले ये देखो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 4100 में क्या बताया गया है, कंप्लायंस ऑडिट डील विद द डिग्री टू विच द ऑडिटेड एंटिटी फॉलोज रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, एस्टैब्लिश कोड और एग्रीड अपॉन टर्म एंड कंडीशंस एक्सेट्रा। कंप्लायंस ऑडिटिंग में कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारा ऑडिटेड एंटिटी है वो फॉलो कर रहा है रूल को, रेगुलेशन को, पॉलिसीज़ को, ठीक है, और ये सब देखते हैं। मतलब इसमें आगे देखो, हमारे कंप्लायंस रेगुलेशंस ने क्या बात की है, एन असेसमेंट एज टू वेदर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत के संविधान के प्रोविजन है, एप्लीकेबल लॉज, रूल्स, रेगुलेशन मेड देयर अंडर एंड वेरियस ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी आर बीइंग कंपाइल्ड विद। जितने भी हमारे भारत के संविधान के जो भी प्रोविज़न है या जो भी एप्लीकेबल लॉ, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोड्स हैं, सब कुछ हम अप्लाई मतलब उनको कंपाइल कर रहे हैं, सारे हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्लायंस ऑडिट को भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, साथ में कंपैरिजन करते हुए पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये बात बताते हैं कि इंट्रो में ये स्टार्टिंग में दिया हुआ था, इसलिए मैंने स्टार्ट पहले इससे किया था, बट मुझे लगा आपको पहले उसे जाना चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको वो बता दिया। ठीक है, सॉरी। अब हम देखते हैं कि ये क्या कंटेंट करता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब ये वाली स्लाइड्स देखते हैं, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि दोनों में ये बोला था, इधर तो मैंने सेम ही लिख दिया, कंप्लायंस ऑडिट में, परफॉर्मेंस ऑडिट में, दोनों में बोला हुआ है कि जो ये हमारी गाइडलाइन है ये कंटेन करती हैं फ्रेमवर्क, जिसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर और ऑफिशियल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में, प्लानिंग में, रिपोर्टिंग में, फॉलो अप प्रोसेस में। ठीक है, और मतलब दे आउटलाइंस प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, अप्रोचेस, मेथोडोलॉजी, टेक्निक एंड प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट, इस समय फॉलो करना चाहिए। द गाइडलाइन आर बेस्ड ऑन, गाइडलाइन किन पे बेस्ड हैं, गाइडलाइंस ऑफ CAG की गाइडलाइंस पर, एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ISI की 100, 300, 3000 एंड SOSI की परफॉर्मेंस ऑडिटिंग गाइडलाइंस पर बेस्ड है। मतलब ये हमारी जो परफॉर्मेंस ऑडिट गाइडलाइन है किस किस पे बेस्ड है, ये मैं जल्दी से पढ़ रही हूँ, बट क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, बट आपने ये चीज़ दिमाग में रखनी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये सोच के चलना है कि परफॉर्मेंस ऑडिट में कहीं से भी किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको किसी को नहीं छोड़ना। और ये बात कर रहे हैं कि ये इसने रिप्लेस किया है जो परफॉर्मेंस ऑडिट गाइडलाइन 2004 है, क्योंकि इससे पहले 2014 वाली से पहले 2004 की आई थी। ठीक है, आगे देखते हैं कंप्लायंस ऑडिट, उसमें भी इन्होंने सेम चीज़ बोली थी, ये वाली चीज़ तो सेम चीज़ बोली थी। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने बोला था कि गाइडलाइन आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल विद इन IAAD। ठीक है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में जो भी एग्जिस्टिंग हमारी गाइडलाइन है और इंस्ट्रक्शंस हैं उन पे बेस्ड है, एंड हैव एडोप्टेड द ISI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन फॉर कंप्लायंस, उस पे बेस्ड है। एप्लीकेबिलिटी यहाँ नहीं बताई थी, बट यहाँ बताई हुई है, इसलिए मैंने उठा ली थी ये, कि मतलब इसमें एक चीज़ बताई हुई है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे MSO के ऑडिट के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, या जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन नोट्स हैं, या ऑडिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, या फ्रॉड एंड करप्शंस की, या क्वालिटी या टाइमलाइन की, वो कंटिन्यू रहेंगी, कंटिन्यू टू रिमेन एप्लीकेबल, उन्हें भी दिमाग में रखना है। जैसे कि PC23 में पहले हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे, अभी तो पता नहीं, अभी तो हटा दी हैं शायद उन्होंने, जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो एप्लीकेबल होते थे। जब आप ऑडिट करने जाएंगे कहीं पे, जैसे कि सपोज MES में जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा, आर्बिट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कंप्लायंस ऑडिट सुपरसीड करेगा किसी को, मतलब ये जो एग्जिस्टिंग हमारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो भी रिमेन एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आगे का।